हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की यूनिट 2 जो कि है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि हम लोगों को हमारे आने वाले ओरल एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन मैट्रिक्स ए इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर पूछा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पहला रो क्या है, 2 4 3, और जो सेकंड वाला रो है उस वो कैसे बना है कि उनने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। तो जो ये सेकंड वाला रो हो गया वो तो एक इंडिपेंडेंट रो हो गया। वो किस पे इंडिपेंडेंट है, रो नंबर 1 पे। जो थर्ड रो है वो आप देखिए कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, 7 9 1। ठीक है, आप 2 4 आप मतलब कोशिश करके देखिए, आप 7 9 और 1 वाला जो रो है वो आप नहीं ला पाएंगे, 1 या फिर 2 रो को कुछ भी करके। तो इससे हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि जो फर्स्ट रो और थर्ड रो है वो एक इंडिपेंडेंट रोज है। इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन मैट्रिक्स ए इज 2। तो ये रहा हमारा आंसर 2। Now let's move on to question number 2, which is what is the rank of a matrix? Rank of a matrix क्या होती है कि it is the maximum number of in linearly independent row vector और column vector in a matrix। तो ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स होंगे उसको हम कहेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर। तो आर यहाँ पे क्या है, रोज क्या है यहाँ पे, आर मतलब नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो व्हेन द रो वेक्टर इज लेस देन कॉलम वेक्टर देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये आंसर की जब हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं है ना वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो जो उस मैट्रिक्स का रैंक है वो नंबर ऑफ रोज के आसपास होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 3x4 का। ठीक है, उसमें 3 रो है 4 मैट्रिक्स है, उसमें 3 रो है 4 कॉलम है, तो उसका जो रैंक है वो 3 होगा, है ना, क्योंकि 3 इज नंबर ऑफ रोज। If A is a matrix of order n cross n with rank R, then its nullity is। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि नलिटी क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। तो नलिटी क्या होती है, नलिटी इज, आप लोग रैंक ऑर्डर लीजिए और ऑर्डर में से रैंक माइनस कर दीजिए तो वो होती है नलिटी। ये लिखा है यहाँ पे, है ना, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए। एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, नलिटी इज n माइनस आर। तो n क्या है, ऑर्डर है ना। ऑर्डर मतलब 3x3 4x4 के जो मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे उसकी जगह आएगी, यहाँ पे 3 या फिर 4 आएगा, है ना, ऐसे और भी नंबर आ सकते हैं, माइनस आर। और आर क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, इसे हम कहेंगे नलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर लीनियर सिस्टम x is equal to 0 where a is a 4x3 matrix and rank of a is 2, then the system of equation has। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर जो मैट्रिक्स ए है वो एक 4x3 का मैट्रिक्स है जिसकी रैंक है 2। तो जब उसकी जो रैंक है वो ऑर्डर से कम हो जाती है, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं उससे उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ax इज इक्वल टू जीरो मतलब जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सभी के सब जीरो है। इसका मतलब हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब हम लोग रैंक निकालते हैं मैट्रिक्स ए की, और अगर वो ऑर्डर से कम आती है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। Now question number 6, the rank of a square matrix A order n can be less than n if and only if A is linearly independent। ठीक है, ये एक सिंपल वन वर्ड आंसर है, आपको सीधे सीधे याद करना है। A is a non-zero column vector n cross 1, the rank of matrix A into A transpose is। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या है इसका आंसर, क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है n क्रॉस 1। ठीक है, तो जो A ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। कैसे कि हमने A के अंदर जितने भी रोज थे उन्हें कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया और जितने भी कॉलम थे उनको रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा जो ऑर्डर है वो भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो n क्रॉस 1 से 1 क्रॉस n हो गया। तो फिर उसके बाद जब हम लोग A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस n। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अगर A इंटू A ट्रांसपोज जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालने जाओगे आप तो उसका रैंक आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
system of equation x is equal to b has no solution and the equations are said to be inconsistent system, है ना। बहुत सिंपल सा है कि ये ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। उसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 9, system of equation x is equal to b has infinite solution then the system of solutions are called dependent system, ठीक है। Question number 10, if system of equation x is equal to b has unique solution then it is called consistent, ठीक है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब x y z की एक एक वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, where a non-zero column matrix A of size 3 cross 1 and non-zero row matrix B of size 1 cross 3 is multiplied, then we get a matrix C is equal to AB of order 3 cross 3, then rank of C is। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, और नॉन जीरो मतलब उसका कोई भी वो पूरा जीरो नहीं है, कोई भी एलिमेंट उसका जीरो नहीं है ना। कॉलम मैट्रिक्स है ए, इसका मतलब एक ही कॉलम है और 3 रोज है, ठीक है, और एक रो मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम है। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो आंसर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है, उसका हमने नाम दे दिया है सी। अब ये पूछ रहा है कि सी का रैंक क्या होगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि आंसर में कि a इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1 और b इज इक्वल टू 1 क्रॉस 3, तो c का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 आएगा, है ना, और रैंक इज 1 एज ओनली 1 रो इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसमें हम लोग कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ओनली वन रो इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा सी तो एक्चुअली हमारा जो सी मैट्रिक्स आएगा ना, उसके ऊपर हम लोग है ना ऑपरेशंस करेंगे ना, रो ऑपरेशंस करेंगे। तो रो ऑपरेशंस करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि उसकी जो सेकेंड और थर्ड रो है उसको हम पूरा जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रो इज ऑल्सो जीरो, थर्ड रो इज ऑल्सो जीरो, सिर्फ फर्स्ट रो है वो बचेगा नॉन जीरो, ठीक है। तो रैंक की डेफिनेशन एक और होती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रो बचेगी, रो नंबर 1, जो कि नॉन जीरो होगी, तो इसीलिए हम इसका रैंक भी 1 होगा इस मैट्रिक्स सी का। क्वेश्चन नंबर 12, द आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0। निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 0 होती है। इफ ax is equal to b, if it's inconsistent then this equation will have no solution, of course। हमने भी पीछे देखा था, क्या देखा था कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे ax is equal to b है इनकंसिस्टेंट, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ना, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स देखते हैं, हमारे पास पहला रो है 1 2 और 3, ये पहला रो है 1 2 3, और सेकेंड रो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सेकेंड रो आ गया। उसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास थर्ड रो आ गया। इसका मतलब जो सेकेंड और थर्ड रो है वो हमारे फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो फर्स्ट रो है वो सिर्फ अकेला ही है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। हमने सबसे पहली डेफिनेशन में देखा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, सिर्फ पहली रो, तो इसका मतलब रैंक कितनी हो गई, 1। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, आप लोग उसका ऑर्डर लीजिए और उसके अंदर से रैंक माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी नलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। बहुत सिंपल सा है, क्या कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका हम आइगन वैल्यूज निकालने जाएंगे तो वो हमको रियल नंबर्स में मिलेंगे, ठीक है, आइगन वैल्यूज विल बी रियल नंबर्स। उसी तरह हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास अगर है और हम लोग उसके आइगन वैल्यूज निकालने जाएंगे तो वो भी हमें मिलेंगे रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज आप निकालने जाओगे तो आपको हमेशा मिलेंगे इमेजिनरी, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगे रियल और क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगे इमेजिनरी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट का भी हम पहले क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, क्या कि जितने भी नॉन जीरो रोज बचते हैं वो होते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स।
द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इस मैट्रिक्स का रैंक पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, जो कि था 1, और इसका डायमेंशन और इसका ऑर्डर कितना है 3x3, तो नलिटी कितना आ जाएगा 3 - 1 = 2, तो इस मैट्रिक्स का नलिटी आ जाएगा 2। Now question number 21, the product of eigen values of a matrix A is equal to the, है ना, ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है और ये क्या कहता है कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज है, सपोज आपके पास 3 आइगन वैल्यूज दी है किसी मैट्रिक्स की, तो अगर आप उन तीनों आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, और एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा सकता है कि आपको 3 आइगन वैल्यूज दे देंगे, बोलेंगे एक मैट्रिक्स है ए, उसके 3 आइगन वैल्यूज है और आप इसका निकालो डिटर्मिनेंट, तो आपको क्या करना होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट। द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है 1 4 9, उन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 14, तो 14 इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स 2 3 5 देन इट्स ट्रेसेस, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या होता है कि आपके पास 3 आइगन वैल्यूज दिए है ना, और फिर अगर आपको उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो आप क्या करोगे, इन तीनों आइगन वैल्यूज को ऐड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 24, if characteristic polynomial of a matrix is this then eigen values are, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा प्लस 32 इक्वल्स 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को बस इसको सॉल्व करना है और फिर हमें आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 3 आंसर मिलेंगे, वो 3 आंसर होंगे 3 आइगन वैल्यूज, और इसे हमने सॉल्व कैसे करना है वो आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे और उससे हम लोग पता लगाएंगे कि लैम्डा इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट है 2, तो इसका मतलब लैम्डा माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग लैम्डा माइनस 2 को किसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, लैम्डा माइनस 2 इंटू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए, और ये जो 3 आंसर आए हैं 2 2 और 8 वो है हमारे आइगन वैल्यूज। Now question number 25, for a given square matrix A the characteristic equation is given by, ठीक है। हम लोगों ने पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी थी, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं कि लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब सीधे का सीधे लिखना है और माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है, वो आपका बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और फिर लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, है ना। माइनस आपको निकालना आता होगा कि कोई भी एलिमेंट लीजिए और फिर वो जिस रो में और जिस कॉलम में एग्जिस्ट है उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट करो, और फिर उसके बाद एलिमिनेट करने के बाद जो भी आपके पास एलिमेंट्स बच रहे हैं वो एलिमेंट्स आपके माइनर में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका माइनर निकालेंगे और उन माइनर को ऐड करेंगे, मतलब उन माइनर का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ऐड करेंगे और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी बड़ी है ये, लेकिन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिस्कस करा है जो लीनियर हमारे यूनिट 2 के वीडियोस में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके भी इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। The eigenvalues of a matrix A and its transpose A transpose R, तो होता क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स A है और आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, तो दोनों मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे भी आंसर में वही लिखा हुआ है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल। The sum of the elements on the principal diagonal of a matrix is called, ठीक है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं क्या, कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, उनको आप ऐड कर दो तो आपको मिलता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, वही लिखा है यहाँ पे। द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर, तो अगर आपके पास कोई अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके आइगन वैल्यूज होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स। Question number 29. If A and B are two square invertible matrices, then characteristic roots of AB and BA are.
ठीक है। ए और बी हमारे पास दो मेट्राइसेस है। कैसे मेट्राइसेस है कि वो है स्क्वायर मेट्राइसेस, इसका मतलब 3x3 4x4 ऐसे मेट्राइसेस है, और इन्वर्टिबल मतलब उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके पास दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। और ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, देन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर। तो जब हम लोग ए बी और बी ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ा कि दोनों के रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 30, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट इज। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगा 0। आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है और उसके आइगन वैल्यूज निकाले आपने और वो 0 या फिर 1 में से आ रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 32, द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर, है ना, तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसके आइगन वैल्यूज 1 होते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ना, उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है यूनिट 2 के अंदर। उसके अंदर हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड पूरा डिस्कस कराया और उसके और यूज करके क्वेश्चन सॉल्व भी करे। तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए और गॉस एलिमिनेशन का पूरा वीडियो देखिए, तो आप लोगों को एकदम पूरा डीप में समझ में आ जाएगा और आप लोग उस मेथड को यूज भी कर पाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, सपोज आपके पास 3 इक्वेशन दी हुई है, तो है ना, और फिर तो आप लोगों को क्या करना, तो आप लोगों को 4 मैट्रिक्स बनाने होते हैं। पहला मैट्रिक्स क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, दूसरा होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब इक्वल टू के बाद जो भी कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है मैट्रिक्स बी के अंदर वो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, है ना, इट इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, एक्स वाई जेड उसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एंड एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। तो उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी के हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी, मतलब सी कोई नया मैट्रिक्स नहीं है, हमने पहले मैट्रिक्स ए लिखा और फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी लिख देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो ए वाला पार्ट है उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग डायगोनल्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, उन 3 एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ए वाला जो पार्ट है वो आपका बन चुका है अपर ट्रायंगुलर, और बी वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो ऑपरेशंस करे आपने तो वो भी आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स से अलग हो चुका है। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद आप लोग सी मैट्रिक्स को स्प्लिट कर देंगे वापस ए और बी में। ठीक है, नाउ वी हैव सिंपलीफाइड मैट्रिसेस ए एंड बी। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके अंदर हम लोग सिंपलीफाइड मैट्रिक्स को डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी, three simple equations, and we can solve the 3 simple equations to get the values of x, y, z or any variable or any 3 variables. Question number 34. In Gauss elimination method, system of equation is reduced into triangular form. मतलब पूछ रहा है कि कौन से ट्रायंगुलर फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं, तो अभी अपन ने देखा कि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो ए है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो आपको मालूम पड़ा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपके पास मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ट्रांसपोज निकाला है ना आपने वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। Now question number 36. Matrix equation Ax equal to B, if B equal to 0 and determinant of A is equal to 0, the number of solutions will be. तो देखो हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इन मैट्रिक्स इक्वेशन Ax is equal to B, है ना, और B is equal to 0, इसका मतलब we have homogeneous system of equations. homogeneous क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट है उन सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, उन सबकी वैल्यू 0 है। और फिर उसके बाद होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है कि जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं ए का, अगर डिटरमिनेंट आता है 0 तो हम लोग डायरेक्टली बोल लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो उसके हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमने इसके ऊपर भी कंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं और डीप में पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 37. Consider the following two statements. ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए। क्या पहला स्टेटमेंट है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए, है ना।
और सेकेंड क्या है, इफ ए इज अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स इट विल बी नॉन सिंगुलर इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों को क्या देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, या फिर कोई एक ट्रू है या कोई एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ऐसा हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्यों? क्योंकि हम लोग पहली रैंक की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम और रोज जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और एक और डेफिनेशन और एक और प्रॉपर्टी होती है रैंक की, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है ना, अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है और आपने उसका रैंक निकाला, उसका रैंक आया है 3, ठीक है, उसका रैंक आया है 3, तो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 नहीं होगा और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। देयरफॉर both the above statements are true. Now question number 38. The determinant of the matrix A having eigenvalues 2, 3, 5 is, अभी हम लोगों ने इसके पहले फॉर्मूला पढ़ा था इसको, और यहाँ पे हम लोग यूज भी कर रहे हैं, है ना, कि 3 आइगन वैल्यूज दी है और पूछा है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है। तो हम लोगों को बस तो तीनों आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 का आंसर आ गया 30, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 30। क्वेश्चन नंबर 39. Two eigenvectors x1 and x2 of a matrix A are orthogonal if. तो ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है? जब A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया। दो आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब हम लोग लेंगे एक वेक्टर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर के ट्रांसपोज से, है ना, और आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो दोनों आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे ऑर्थोगोनल। Now question number 40. A set of linear equations is represented by the matrix equation Ax is equal to b. The necessary condition for the existence of a solution for this system is, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन इस सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी कंडीशन पूछ रहा है। तो आंसर में क्या लिखा है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज दैट मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, है ना, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर सो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल। सिंपल सी बात है, पढ़ के समझने वाली बात है। Now question number 41. If A transpose is transpose of a, if A dash is transpose of a matrix A, then rank of A transpose is, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऐसा होता है कि जो हमने पहले भी देख चुके हैं कि जो ए मैट्रिक्स ए है और उसका जो ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, तो दोनों का रैंक सेम होता है। मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ इट इज सिमेट्रिक एंड हैज पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। जी हाँ, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। Question number 43. The eigenvalue of matrix A is 1 to 3. Then eigenvalue of A square plus 3A plus 2I will be. ये लिखा सीधा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर आप A की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपके आइगन वैल्यूज बन जाएंगे उस इक्वेशन के लिए। पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमें ए स्क्वायर प्लस 3i दिया हुआ है, हम पहले ए की जगह 2 और फिर ए की जगह 3 पुट करेंगे, आंसर आएगा 7 और 12, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज आ जाएंगे 7 और 12 ए स्क्वायर प्लस 3i के। क्वेश्चन नंबर 45. इफ द मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल देन एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, एलयू डिकम्पोजिशन इफ मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, है ना। आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन द प्योर एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट if and only if the leading principal minors are not zero. Question number 46. In LU decomposition method, lower triangular matrix is given by, है ना। LU decomposition method में जो matrix A है, coefficient matrix है, उसको हम लोग दो matrices में split करते हैं, L और U. L is lower triangular and U is upper triangular. Question number 47. LU decomposition method is more efficient than गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, है ना। जो हमारा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा एफिशिएंट होता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48. एलयू डिकम्पोजिशन गिवन मैट्रिक्स इज फैक्टराइज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। हाँ बिल्कुल, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एल एंड यू, है ना, where L is lower triangular matrix and U is upper triangular matrix। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग दो मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं, और जो दो मैट्रिक्स होते हैं दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस लिखते हैं उसको, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर और एक होता है अपर ट्रायंगुलर। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप विच इज नॉट
involved in the factorization process. ठीक है, सबसे पहला क्या है, converting the given system to matrix form. दूसरा है matrix is decomposed into product of lower and upper triangular. तीसरा है finding the unknowns using matrix multiplication. और चौथा है elimination of unknowns using back substitution. तो of course option D है ना, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं यूज करते हैं LU decomposition में करते वक्त. क्वेश्चन नंबर 50, फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो है ना, गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग जो मैट्रिक्स सी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको हम लोग है ना फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो ए और बी है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं ना. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू ए एंड बी मैट्रिक्स है ना, इसके दो फैक्टर्स हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टराइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ फैक्टराइजेशन पूछ रहे हैं. देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स. ऑप्शन बी है. डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1. ऑप्शन सी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर. और ऑप्शन डी है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ना. हम लोगों ने देखा था कि एलयू डिकम्पोजिशन में हम लोगों को क्या करना होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसको लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में स्प्लिट करना होता है. क्वेश्चन नंबर 52, all principal minors of the matrix should be non-singular. This is the condition applied for LU decomposition. ठीक है, जब हम लोग LU decomposition यूज कर रहे होते हैं तो जितने भी प्रिंसिपल माइनर्स हैं, प्रिंसिपल माइनर्स मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले उसका पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद उसका 2x2 का माइनर. ठीक है, और फिर उसके बाद पूरा वाला जो उसके बाद 3x3 का पूरा मैट्रिक्स, ये तीनों नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी हमारा LU डिकम्पोजिशन वैलिड होगा. Application of factorization method is finding inverse of a matrix, solving partial differential equations, solving ordinary differential equations, finding eigenvalues. तो नहीं, बी सी डी में से कुछ भी नहीं, आंसर है ऑप्शन ए है ना. हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे, हम लोग ए को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एल और यू में, तो हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एल इनवर्स इंटू यू इनवर्स. ठीक है, आप मैट्रिक्स एल और यू का इनवर्स निकालिए और उनको मल्टीप्लाई करिए तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 54, फैक्टराइजेशन मेथड इज सुपीरियर देन व्हिच ऑफ द मेथड्स, गॉस एलिमिनेशन है ना, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में. क्वेश्चन नंबर 55, while solving a system of linear equations, which of the following will be the order of decomposed matrices L and U. ठीक है, आंसर के अंदर आपको दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, आपका पैटर्न क्या होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, while solving for L and U, सबसे पहले U की फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो ऑफ U, फिर उसके बाद सेकेंड रो ऑफ L, फिर सेकेंड कॉलम ऑफ U, फिर सेकेंड रो ऑफ U, फिर थर्ड रो ऑफ U है ना. दिस ऑर्डर शुड बी फॉलोड. Question number 56, which matrix have eigenvalues as its diagonal elements. है ना, तो diagonal matrix होती है ना, उसकी जो eigenvalues होती है वो उसके diagonal elements होते हैं. Question number 57, the eigenvalues of a matrix A are 2 3 4. Then eigenvalues of matrix 3A are, इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, A की जो 2 3 4 है उनको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना. पुट A is equal to 2, सबसे पहले पुट A is equal to 2, तो 2 into 3 is equal to 6, फिर उसके बाद 3 into 3 is equal to 9 and 4 into 3 is equal to 12. Question number 58, the set of eigenvectors x1 x2 x3 for eigenvalues lambda 1 lambda 2 and lambda 3 is linearly independent. ठीक है, जो eigenvectors होते हैं वो अपने eigenvalues के लिए linearly independent होते हैं. The eigenvector x of a matrix A is, और यहाँ पे उसका शायद से फॉर्मूला पूछ रहा है तो हमने आंसर में फॉर्मूला ही लिखा हुआ है. ठीक है, क्या, ax इज इक्वल टू ए आई. ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस लैम्डा इंटू आई. ठीक है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज. एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 60, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, ये भी हम लोग पहले देख चुके थे. पहले क्वेश्चन में कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं है ना, वो अगर उसके अंदर आइगन वैल्यूज हम लोग पुट करके आंसर निकालते हैं आइगन वेक्टर्स में. ठीक है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. इसी के साथ हम लोग यहाँ पे हमारा खत्म करते हैं 60 क्वेश्चंस. हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग यूनिट 3 के 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे ओरल एग्जामिनेशंस के लिए हमारे पढ़ने में हेल्प करेंगे. जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और थैंक यू.